जो मैं आपसे बात करने आ रहा हूँ वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है वो आपको पता है कि एक उस आदमी की होती है जो सैलरी पर्सन है, उसकी जो गवर्नमेंट पे दे रहा होता है वो पहले ही उसकी अमाउंट काट लेता है हर महीने, और उसको उसकी नेट पे जो है यानी टैक्स डिडक्टेड पे जो है वो उसको मिलती है। यानी उस आदमी की रिटर्न सबसे आसान होती है जिसको आप सैलरी पर्सन कहते हैं। वो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो आपका काम है, जो आपकी जिम्मेदारी है कि उसका एक डाटा एक पेज पे रेडी होना चाहिए। एक क्लाइंट आया, जब तक आपके पास डाटा नहीं, आप रिटर्न क्या करें, कैसे फाइल करेंगे? तो आपने उससे मांगना क्या है? आपने मांगना है भाई कि मुझे तुमने जो टैक्स सर्टिफिकेट दे दो। टैक्स सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा कि इसकी टोटल एनुअल सैलरी ये थी, टैक्स ये कटा, ये इंफॉर्मेशन वो आपको देगा। जब भी रिटर्न फाइल होती है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है इनकम टैक्स रिटर्न जिसमें मैं बात करूं, और सेकंड हिस्सा है वेल्थ स्टेटमेंट। तो आपने वेल्थ स्टेटमेंट के हिस्से को अभी साइड पे रखना है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो पहले टैक्स की रिटर्न के मुतालिक सुन चुके होंगे, बहुत लेक्चर सुन चुके होंगे, उसको अभी हम साइड पे करेंगे। क्यों? इसलिए कि पहले हम टैक्स रिटर्न को समझ लें, उसके बाद हम वेल्थ पे स्टेटमेंट पे जाएंगे। अब आपने पहली चीज मांगी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कि मुझे टैक्स सर्टिफिकेट दे दो। फिर उससे पूछना है कि तुम्हारा जो मोबाइल है उस पर अगर जो टैक्स कटा है उसका अपनी जोंग है, जैज है, जो भी कंपनी है उसका सर्टिफिकेट दो कि मैंने इतने की कॉल्स की, इतना बिल पे किया, मंथली जो था वो मल्टीप्लाई बाय 12 होगा। अगर वो पोस्ट पेड है, प्रीपेड है तो उसमें वो खुद आपको सर्टिफिकेट देंगे कि जी आपकी टोटल अमाउंट इतनी है और टैक्स इतना कट गया। वो आपने इसमें लिख लेना है, वो अपने पास नोट कर लेना है। फिर उसके बैंक अकाउंट में से कोई प्रॉफिट आता है, उसके अकाउंट्स हैं और उसमें से प्रॉफिट आ रहा है, तो आपने उससे कहना है कि सेविंग अकाउंट होगा जिसमें उसको प्रॉफिट आ रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न में उसकी भी जरूरत है, उसकी आपने देखना है कि फुल इतना उसने अमाउंट प्रॉफिट की वसूल की और इतना उस पर टैक्स बैंक ने काट लिया। ये आपको टैक्स वो सर्टिफिकेट भी बैंक से वो लेके आएगा। और मैं भी बताऊंगा उन लोगों को कि जो चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं करते तो उसके लिए क्या हमने करना है। फिर तीसरी चीज़ है, अगर उसके पास गाड़ी है तो गाड़ी का जो टोकन पे करता है उस पर एक टैक्स भी पे हुआ होता है, वो आपने लेना है। हम लोग क्या समझते हैं कि ये जो चीज़ें बेकार है, ये क्वेश्चन है जो टैक्स उसने कटवाया हुआ है। फिर उसे पूछना कि यार तुम सैलरी पर्सन हो कि तुम्हारी कोई रेंटल इनकम तो नहीं आ रही, हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी हो, कोई उसने किराए पे दी हो, तो उसका भी आप डाटा ले लेंगे। और इसके बाद आप रिटर्न जो है फाइल कर, जब तक आपके पास डाटा आगे नहीं है, मैं कहा रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। अब हम छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ चलेंगे और उसके साथ साथ हम काम करेंगे। मैंने कहा सैलरी रिटर्न के लिए हमने किस तरह एंटर करना है डाटा। अब तो आपके पास आ गया कि आपने, आप करते हैं, सबको पता होगा कि हमारा काम है कि आईआरएस पे जाकर हम लोग, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने आईआरएस को में काम किया है? ठीक है, आईआरएस पे काम करने से पहले आपके, इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि हम थोड़ा बेस बता देते हैं। कोई आदमी किसी का एनटीएन बनाता है तो वो सबसे पहले वो जनरेट करता है एक, जिस तरह आप लोग साइन अप करते हैं ना अपने अकाउंट्स बनाने के लिए सोशल मीडिया में, इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके ज़रिए एक एनटीएन बन जाता है। एनटीएन किसका बनता है आपको पता ही है कि जो सैलरी पर्सन है उसका भी बनेगा, जो बिजनेस कर रहा है उसका भी बनेगा। हर आदमी जो टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है उसका एनटीएन मस्ट है। एनटीएन के लिए आपको क्या बेसिक्स इंफॉर्मेशन देनी है? आपने देनी है कि जी उसका नाम, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, वो आप एक, मैं भी आगे दिखाऊंगा कि वो चीज़ें वैसे नज़र भी आ रही हैं मेरी वीडियो में, कि वो आपने उसका ईमेल, सेल नंबर, वो चीज़ें उसका जहाँ अगर तो वो काम कर रहा है फलां महकमे में, उसके मुतालिक नॉलेज वो करके आपको एक सिंपल सा फॉर्म होगा जो आपके इधर थोड़ी से पहले गुजरा है कि आपने उसका, अच्छा याद रखिएगा दो चीज़ें हैं, एक है रजिस्ट्रेशन नंबर और एक है एनटीएन। एक है रजिस्ट्रेशन नंबर, एक है एनटीएन। तो एनटीएन को हम समझते हैं शनाख्ती कार्ड नंबर ही एनटीएन है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, और वो आपका यूज होता है एज ए लॉगिन किसी भी रिटर्न को खोलने के लिए, एफबीआर में जाने के लिए, इंडिविजुअल के लिए
जो चीज़ आप लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, और उसका पासवर्ड जो है वो आपने एक दफ़ा तो आप APR वो आपको खुद प्रोवाइड करेगा, और दूसरी दफ़ा आपने अभी उसको चेंज कर सकते हैं, पिन को चेंज कर सकते हैं और अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, वो रख सकते हैं। वो बड़ा मुश्किल सा पासवर्ड दे देते हैं। अब हम बात करते हैं जो हर आदमी को पता है कि जी जब हम कोई भी सरकारी वेब पेज पे जा रहे होते हैं तो हमने किस तरीके से उसकी वेबसाइट पे पहुंचना है, बताएगा कोई? हम सरकारी वेबसाइट पे जाने के लिए, SCCP की वेबसाइट पे जाने के लिए हमें क्या एड्रेस लिखना होता है नेट पे, गूगल पे या किसी भी, ठीक है, .gov.pk आगे, ठीक है, gov.pk, SCCP.gov.pk। तो इसका मतलब ABR के लिए क्या बनेगा, ठीक है, ABR.gov.pk। ये एक ऐसी सिंपल है लाहौर हाई कोर्ट के लिए LHC.gov.pk। जिस भी महकमे का एब्रीवेशन है उसका हम फायदा उठाते हैं। ये जी हमारी इनकम टैक्स रिटर्न की मैंने आपसे अभी बात की कि हम चले जाएंगे मैं थोड़ा दोस्तों ने बताया कि अभी इन्होंने IRS पे काम नहीं किया, तो मैं बिल्कुल बेसिक्स पे ला रहा हूँ। आपने APR की वेबसाइट खोली, खोलने के बाद इधर आप लेफ्ट पे देख रहे हैं कि यह आपका ऑनलाइन सर्विसेज लिखा हुआ है। इसमें आप देखते हैं ये IRS लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट पे, रेड वाला मैंने कॉलम लिया, ये ऑनलाइन था, फिर इनकम टैक्स था, सेल टैक्स था, कस्टम था। इसमें हमने IRS पे जाने के लिए इनकम टैक्स को दबाया, और इधर आने, क्योंकि मैं लॉगिन किसी को किया हुआ है तो ये मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। यहाँ याद रखिएगा कि ये जो मैं कह रहा था, ये आपका यहाँ आप देते हैं NTN नंबर, अपना NTN नंबर या CNIC, मेनली CNIC यूज़ करते हैं हम। कोई भी CNIC या हम डालेंगे, जैसे मैं अपना डालता हूँ, और इसके बाद मैं इसका पासवर्ड दूंगा। पहले मुझे पासवर्ड उधर से आया हुआ था और बाद में मैंने इसको चेंज करके अपना पासवर्ड रख लिया। एक ये हमारे पास वो है, ये वो खाना है। जब मैंने क्या किया अब तक, सिर्फ ये किया कि ABR की वेबसाइट पे गया, IRS को मैंने क्लिक किया, करने के बाद हम इस जगह पे आ गए, और यहाँ आकर हमने लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए मैंने अभी कहा था कि जब ये पासवर्ड जो है इसको क्रिएट कब कैसे होगा, जब हम किसी का NTN बना लेंगे, और जो पुराने लोग हैं उनके पास पहले ही पासवर्ड होगा जिनसे आप शनाख्ती कार्ड आपको उसे लेंगे और साथ उसका पासवर्ड उससे मांग लेंगे। इसी तरीके से अब अगर मैं इधर जाऊं, ये फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ देखें जी, इसके नीचे ही किया मैंने पासवर्ड दिया तो ये लिखा हुआ है। ये हमारे पास वो चीज़ें आ गई जिसके ज़रिए आप काम करते हैं कि किसी को चेक कर सकते हैं कि उसका पहले टैक्स प्रोफाइल है कि इंक्वायरी में, कि उसका प्रोफाइल है कि नहीं, पहले वो NTN उसका है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे जी मेरा NTN नहीं बना, तो आपने खुद चेक करना है कि उसका NTN बना है कि नहीं। जस्ट उसका शनाख्ती कार्ड दें, उसका नंबर लिखें, सर नंबर भी मिल जाएगा। ये वो सर्टिफिकेट अगर कोई मांगता ना मुझे NTN चाहिए, तो यहाँ से आप उसके शनाख्ती कार्ड की मदद से उसको NTN प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ आपने उसका ये जनाब उसने आपका दिखा दिया कि ये तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नंबर है, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर कह रहे हैं। इसके बाद उसने आपको दे दिया रेफरेंस नंबर, ये आपका NTN है। फिर उसने कह दिया
फिर उसने कह दिया कि आपका नाम क्या है, फिर उसने बता दिया आप पाकिस्तानी मेल हैं। उसने फिर आपको कहा कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता तो यहाँ आपको नज़र आ जाता, कंपनी होती कंपनी का नंबर नज़र आ जाता। इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है। कंपनी जो है आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर काम आता है। इस तरह आपका ईमेल नज़र आ गया, आपका मोबाइल नंबर जो दिया है, फिर आपका ऑफिस का एड्रेस नज़र आ गया, फिर आप कब से रजिस्टर्ड हैं, यानी 2023 में ये शुरू हुआ था ऑनलाइन, तो उसका डेट दे रहे हैं। वो नहीं दे रहे जो मैं 97 से या 95 से मैं टैक्स पेयर हूँ, वो नहीं दे रहे, बल्कि इनका फिर मेरा ऑफिस कौन सा है, मैं कौन सा ऑफिस मुझे डील कर रहा है, RTO लाहौर, और मेरे बिज़नेस का क्या नाम है, जो हमारा वकालत का मेरा नाम है वो मेरा समीला एसोसिएट है, और जो कॉर्पोरेट्स काम मैं करता हूँ उसका मेरा पाक प्रो बिजनेस वेंचर है। ये दोनों नाम उसने मुझे इसमें बता दिया, यानी किसी का NTN, ये इसका NTN है, जो उसको आप प्रिंट लेके, कलर प्रिंट लेके लगा सकते हैं, और कोई मांगता है तो दे सकते। कितने टाइम में आपने NTN देख लिया कि NTN कैसे आप किसी का चेक कर सकते हैं, और इसके बाद पता लगा कि NTN इसके पास है, इसका मतलब है, और उसका ईमेल क्या है और मोबाइल क्या है, ये दोनों होंगे तो आप उसकी मदद से रिकवर भी कर सकते हैं। जैसा कहते हैं ना, भूल गए आप, तो हम इन दोनों चीज़ों की मदद से उनका रिकवर भी कर सकते हैं। फिर हम वापस चलते हैं। अब ये पेज के शुरू में आ जाएंगे हम। जब मैंने आपसे बात की कि ये हमारा वही पोर्शन आ गया जहां हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर और ये पासवर्ड था। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक तो ये है कि मेरे पास फॉरगेट हो गया पासवर्ड, तो मैंने आपको बताया कि ईमेल और उसकी जरूरी है, इधर से आप उसका फॉरगेट पासवर्ड कर देते हैं। और अगर आपको NTN चाहिए तो ये लिखा हुआ भी है कि न्यू रजिस्ट्रेशन मीन आप उसका NTN बना रहे हैं। 4 मिनट या 5 मिनट के अंदर हम NTN के मुतालिक डिस्कस करेंगे और सीधा रिटर्न पेज वापस जाते हैं। यहाँ से हम चलते हैं, ये उसका शनाख्ती कार्ड नंबर है। पहले उसका वो पूछ रहा है कि एज ज़्यादा जिनकी होती है 60 प्लस होती है तो उनका लाइफ टाइम होता है। आपने कहना है अगर है तो उसकी फिर तो एक्सपायरी डेट नहीं होगी, इसलिए उससे पूछ रहा है। तो आपने उसका शनाख्ती कार्ड नंबर देना है यहाँ, उस और डैशेस वगैरह नहीं डालने, ये खुद ही दाल करेगा। मैं इसको दूंगा तो ये खुद ही करेगा, आपने सिर्फ नंबर इसको दे देना है। ये देखिए खुद ही इसे दे दिया। फिर कह रहा है वो डेट बताएं, यहाँ से आपने डेट लेनी है, या आपने उसका ईयर को सिलेक्ट करेंगे तो ईयर सिलेक्ट हो जाएगा, और वो आप इसके साल जो भी आप समझते हैं वो आप साल इसको दे देंगे। एक्सपायरी जो है क्योंकि बात की होनी है तो वो आपकी एक्सपायरी की डेट दे देंगे आप यहाँ से, लेकिन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टाइप नहीं होगी। जो फील्ड रेड होती है स्टैटिक होती है, तो वो स्टैटिक होती है, वो आपने लाजमी भरनी होती है। उसके बाद आपने पूरा नाम देना शनाख्ती कार्ड पे जो लिखा हुआ है, और उसके बाद मैं कोई डेट डाल देता हूँ, और फिर आपने यहाँ अच्छा आपने गलत नाम डेट देंगे तो इनकार कर देगा, वो जाएगा नादरा के साथ अटैच हुआ है तो आपको कह देगा कि ये डेट आपकी गलत है। तो इसलिए आपने परफेक्टली उससे देख के करनी है। और इसी तरीके से 4 इन्फॉर्मेशन और देंगे, उसके बाद वो आपको यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मैंने अपना दिया था, उसने कहा ये पहले ही रजिस्टर्ड है, इस पर मेहनत ना करो। इसी तरीके से आपका पेज 2 एड्रेस का होगा, कॉन्ट्रैक्ट का होगा, और फिर वो कंफर्मेशन। ये 4 चीज़ें हैं जिसमें आपने देनी है, ईमेल, मोबाइल नंबर, उस पर कोड आने हैं, और उसको आपने NTN बना लेना है। तो मैं बताना चाह रहा था कि ये वो जगह है जिसके ज़रिए आप NTN अपना बना सकते हैं। कोई ऐसा है जिसने NTN नहीं बनाओ? NTN जिसका नहीं बनाओ तो उसको कर सकते हैं हम, यहाँ आप फिजिकल दिखा सकते हैं हमको। चलिए हम अगली बात करते हैं। हमारी फाइल पड़ी हुई है जी, फाइल की जगह पे पड़ी हुई है जरा शीशान साहब, हाँ जो मैंने पहले दी थी ना, पहली वाली।
जो फारिग जिन होंगे बाद में तो एनटीएन में एंड में करा दूंगा, क्योंकि टॉपिक उनको टैक्स या बिजनेस टैक्स सैलरी पहले से पहले वाली बिजनेस रिटर्न ये वाली नहीं, यही ठीक है, यही थी। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि ये जब हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि एक आदमी की टोटल सैलरी, अब यहाँ तक पहुँचना कैसे है, अब बात ये भी आ जाएगी। ये ले जी, हम वहाँ दोबारा जाते हैं। आजकल जब भी हम किसी को लॉगिन करने होते हैं तो फिर हमें इनका देना पड़ता है कोड जो इन्होंने रिटन है। अच्छा, ये जब मैंने आपको बताया कि आपके पास पासवर्ड है और आपके पास लॉगिन है, जैसे ही आप करेंगे ये पेज आपका खुल जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन होंगे ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपका जो काम है ये इसी हवाले से होगा, यानी यहाँ हमने डिक्लेरेशन कहलाती है आपकी रिटर्न, और कितनी किस्म की वो सारी इसके अंदर है। यानी मैं डायरेक्टली बात करूँगा कि आपने लॉगिन हुए, ये स्क्रीन आ गई, लॉगिन होने के बाद आपने डिक्लेरेशन में चले गए। अब वो आपको पूछ रहा है कि कौन सी आपकी रिटर्न है, और आपकी जो सबसे, अगर सैलरी वाले हैं तो फर्स्ट पेज पे ही मौजूद है। और आपको पता होगा कि आज भी किसी आदमी की 2025 की रिटर्न रहती है तो आप फाइल कर सकते हैं। 30 जून 2025 तक जिन्होंने जमा करानी थी रिटर्न, तो वो प्लेंटी के साथ वो आज भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी मैं किसी की लेट फाइलर तो सर्वर होंगे और उसके बाद बस थोड़ी टैक्स अदा देना पड़ेगा, ये उनकी गलती है, लेकिन आज भी वो फाइल हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर तो वो नॉर्मल रिटर्न रख रहे हैं, आपने पहले में मैंने बताया कि सैलरी वाले लोग हैं, और जब सेकंड में आते हैं तो यहाँ वो एक नॉर्मल रिटर्न है इंडिविजुअल के लिए, ओपी के लिए, कंपनी के लिए। तो ये आपके पास दोनों, ये वो जगह है। मैंने क्या क्लिक किया, डिक्लेरेशन में गया तो ये ऑप्शंस आ गई कि कौन सी आपने रिटर्न फाइल करनी है। सैलरी के लिए ये है दूसरे, लेकिन मैं जो करूँगा, मैं अगर करता तो मैंने नॉर्मल रिटर्न खोल लेता ताकि इसमें सब कुछ है। वो पूछेगा किस साल की, हम इसको क्लिक करेंगे, 2025 लिखेंगे तो पूरा देगा 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025, ये इसने खुद दिया। मैंने क्या किया, जस्ट डिक्लेरेशन में गया, वहाँ के मैंने सेकंड ऑप्शन में नॉर्मल रिटर्न खोली, और उसके जब मैं अभी कंटिन्यू करूँगा, मैंने इसको ना ड्राफ्ट में रखा हुआ है, तो मुझे ये कह देगा कि आपकी रिटर्न जो है ड्राफ्ट में पड़ी है। ये देखिए नीचे आ रहा है ड्राफ्ट में पड़ी हुई है फोल्डर में। अच्छा, ड्राफ्ट क्या है, ये जब आप काम करते करते अभी आधा किया, इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, या टाइम नहीं है, या बिजी हो गए, तो आप उसको वहीं छोड़ देते हैं, तो ड्राफ्ट में चली जाती है, आप उसको दोबारा कर ले। अगर वहाँ होती है तो इस कंडीशन में ये आ जाती है। यानी आप समझे, मैंने वहाँ से खोली तो ये पेज आ जाएगा। अब मैंने उन सब के लिए खोल लिया, इसलिए नॉर्मल खोल लिया, सारी चीज़ें आ जाए। सैलरी का बात करनी है तो सैलरी भी है, प्रॉपर्टी की बात करनी है प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस की बात करनी है तो बिजनेस भी है। तो एक ही रिटर्न में आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए, नॉलेज देने के लिए एक ही रिटर्न में मैं बहुत सारी बातें कर सकूँ। मैंने बात की, अभी हम कर रहे हैं सैलरी रिटर्न वाली की बात। इधर जो आप देख रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं आपसे कि पेस, वेजेस इंक्लूडिंग एरियर सैलरी, जो आपकी जो एक आदमी की फ़र्ज़ महाल 6 लाख से कम अगर सैलरी है तो उसको तो टैक्स देना नहीं है। 6 लाख से ऊपर अगर उसकी इनकम है तो उसको टैक्स देना है। इसका मतलब है कि 6 लाख से कम वाले को हमने रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको किसी और काम के लिए रिटर्न चाहिए होती है, तो उसकी कम
नहीं बनती टैक्स तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, नील रिटर्न वो होती है जो हमारी तमाशा मचाए हुए लोगों ने कि उसका 0,000 ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लीज़ ये बात याद रखिएगा, कोई ज़ीरो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। थोड़ा कमाता है, ज़्यादा कमाता है, ये तो हो सकता है। ऐसा आदमी नहीं है कि उसकी ज़ीरो आमदनी और उसका ज़ीरो खर्चा हो। और लॉस में भी होती हैं, बिजनेस में लॉसेस भी होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि ज़ीरो है, कि उसका खर्चा ही नहीं हुआ, उसके मोबाइल का बिल उसने कहाँ से दिया, गिफ्ट आया, कुछ अदर सोर्स आया, ट्यूशन फीस आई, कोई किसी किस्म की कोई आमदनी आई, बाप ने दे दी है, कोई चीज़ तो आ रही है ना उसके पास। इनकम टैक्स रिटर्न जो है, आप कुछ कहना चाहते सर 6 लाख रुपए लिमिट है हाँ। एनुअल। अगर बंदा 7.5 लाख रुपए कमाता है एनुअल, तो क्या उसे 1.5 लाख पर टैक्स देना होगा कि टोटल 7.5 पे आ जाता है। 7.5 पे देना होगा? एक भी आ जाता है 6,001 पर तो पूरा उस पर काउंट करेगा। फिर अब इनकम शुरू हो गई तो 7, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। इसी तरीके से रेंट में भी मामला जम्पशन में आती है तो उसमें भी यही होता है। वो किसान हो जाते हैं कि मुझे तो इतना पड़ना चाहिए, मेरा तो 1,000 रुपया पड़ा है, तो वो 1,000 रुपये टैक्स तो फिर तो कोई वो पूरे उस पर आएगा। 6 लाख वाले को उन्होंने कर दिया, काट लेंगे, उन्होंने काट के देनी है। आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। सैलरी वाले को सबसे बड़ा रोते इसलिए हैं कि उनको अगर आप रोक लेना, हर महीने दे दें, तो साल बाद उनको पैसे नहीं होंगे। वो कहेंगे हम तो कर चुके हैं, अब कहाँ से दें, इसलिए काट के देते हैं उनको। यहाँ आपने उसकी 12 महीने की जो सैलरी है वह लिख देनी है, जो उसने वसूल की है। और यहाँ कैलकुलेट का बटन है, इसको दबा देंगे आप। सैलरी वाले के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सैलरी लिखा हुआ था, उसको क्लिक किया और सिर्फ ये एक कॉलम है जिस पर आपने काम करना है। यहाँ सैलरी दे दी और देने के बाद आपने टैक्स चार्जेबल में चले जाना है और यहाँ आकर आपने इसको एडजस्टेबल टैक्स में आ जाना है। जैसे पेज खोलेंगे तो आप देखेंगे 149, 48 है नीचे, 149 सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज 149, 11 लाख खुद ले आया। आपने वहाँ दिया था, यहाँ वो खुद लिया है। जो टैक्स उसका वहाँ से उन्होंने काटा है वो आपने लिख देना है। और टैक्स चार्जेबल मैं गलत लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ जी इसको ना इसे टैक्स दिया है 8,000 कटा है इसका। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो वो आपसे कहेगा कि जी भाई तुमने तो पूरे, मैंने ये बता दिया। तो अब ये मेरे क्या करेगा, सिर्फ 3 वर्किंग करनी थी। हमने क्या करना था, सबसे पहले हमने उधर जाके सैलरी लिखी टोटल, उसके बाद हमने उसका टैक्स लिखा और तीसरा काम हमने करना है कि कंपटीशन में जाके देखना कि हमारा टैक्स इतना है। असल में ये मैंने वैसे ही फर्जी गलत लिखा है, लेकिन उसका टैक्स जो है उसकी कंपनी ने बताया होगा कि कितना कटा है। यहाँ कंपटीशन लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ एडजस्टेबल में गए थे, इसके बाद हम यहाँ आएंगे। अब वो आपको कह रहा है कि आपकी आमदनी तो 11 लाख थी, उस पर आपका टैक्स 25,000 था और आपने 8,000 क्लेम किया, तो बाकी टैक्स दो। 17 का उसने पे बना दिया चलान, यानी वो जाग रहा है। यानी इससे आपको भी पता लग गया कि उसका 25,000 कटा होगा। तो यहाँ आप एडजस्टेबल में, यानी आप खुद भी चाहेंगे तो एडजस्टेबल में चेंज कर देंगे कि ये 149 हमने देखा कि ये गए एडजस्टेबल में, और 1 मैंने बताया था स्टार्ट में तीसरा चौथा खाना ये एडजस्टेबल में है। तो यहाँ हमें नीचे, अच्छा ये वाला जो खाना होता है ना ऊपर, वो सम अप करता है। अब मैंने 25,000 कर दिया और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो आपकी कैलकुलेशन खुद करके देता है। एक सैलरी वाला सिर्फ सैलरी लेता है, उसकी रिटर्न में आपने 3 एंट्रियाँ करनी होती हैं। एक तो आपने यहाँ भी बताना है इसको कि मेरी टोटल सैलरी कितनी थी, और यहाँ आकर आपने बताना है उस पर टैक्स कितना था। तो मैंने पहले ही कहा उससे पूछ लेना है कि भाई तुम्हारा टैक्स जो कटा है उसकी जगह पे आप टैक्स लिख दो, और वो उसका आपके सामने ही है। 149 नहीं समझ आया तो हमने यहाँ जाके वहाँ लिख दिया कि 149 क्या, ये आपको सर्च में नहीं हुआ तो ये बता रहा है आपको। सैलरी ऑफ एम्प्लॉई भूल गया, सैलरी ऑफ एम्प्लॉई वो आपको ला के दे देगा कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉई का टैक्स कहाँ लिखना है आपने, 149 आपने। यानी ये आपको सर्च इतनी मदद करता है कि आपका मुझे याद ही था कहाँ लिखना था, किस जगह पे था ये लिखना, तो आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं। सॉरी,
इधर भी रिफ्रेश कर देते हैं। इसमें यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, मुझे गाइड करें कोई ऐसी चीज जो आपको सैलरी का रिटर्न में आपने कंप्लीट किया। अब क्या रह गया, अब दूसरी चीजें जिसको इग्नोर भी कर दिया जाए तो नुकसान नहीं होता, लेकिन लिख दिया जाए तो बंदे को फायदा होता है। क्या कि उसका मोबाइल पे टैक्स कटा है, वो कहाँ एंट्री करनी है, उसका इंटरनेट यूज कर रहा है अपने नाम पर, ये बात याद रखिएगा। किसी किसी हाँ सिर्फ एक मैं लफ्ज बोल दूं टैक्स कट गया है जी, उसमें जब उसमें जो इनकम है उसमें से कई चीजें यूज कर रहा है, जैसे ना वो सेलफोन यूज कर रहा है उसमें जो टैक्स कटा है वो मैं की refund बात करूँ, होगा? रिफंड नहीं होगा, लेकिन टैक्स वालों ने आपको रिफंड नहीं देना, लेकिन लिख देंगे कि आपके पास रिफंड में तेरे पैसे हैं। यानी आप खुश होंगे कि अभी आपने मेरे देने हैं, आप निकलवाएंगे नहीं, खुशी होगी कि वो आपको कहेगा रिफंड में तेरे पैसे आपके हैं, जैसे आपको दिखाते हैं। लीगल रेमेडी भी कोई नहीं इसकी। आप वो करोड़ों रुपए देखें, एक चीज़ जो है मोबाइल पे कितना यूज़ कर लिया होगा सर। साथ दे रहा हूँ ना सर, सर बड़े लेवल पे होता है जब आपके रिफंड्स के सुनते नहीं स्कैंडल्स और दूसरी चीज़ें, उस मामला में जब हम बिजनेस रिटर्न को देखेंगे ना, उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे रिफंड आता है और उस पर किस तरह लोग मिसयूज़ करते हैं। वहाँ लंबे लंबे रिफंड्स होते हैं, उसका बड़ा एक मैकेनिज्म है, और फिर उसको निकलवाना एक मैकेनिज्म है, और उसमें लोग बहुत कमाते हैं, आपके प्रोफेशनल्स बहुत कमाते हैं। लेकिन ये वाले रिफंड को तो पूछो संदेह आपने दे दिया गवर्नमेंट को, लेकिन लिखने में खुशी होती है कि चलो जी मेरा रिफंड पड़ा हुआ है वहाँ, और कितना होगा, 1000 रुपया 2000 रुपया, सेल फोन पे कितना आपने टैक्स दिया होगा, जितना भी। सैलरी के अलावा बंदा तो वो एडजस्ट हो सकता है। अगर कम कटी है तो वो लिखा जाएगा फर्ज। एक बिजनेसमैन अगर वो अपनी रिटर्न फाइल करता है तो उसके अंदर वो एडजस्ट कर सकता है उसको, टैक्स जब रिटर्न फाइल कर रहा होगा। आप दो अलग बातें कर रहे हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सैलरी नहीं ले सकता। सैलरी की बात नहीं कर रहा हाँ मैं बात हाँ, बिजनेसमैन लेते हैं रिफंड, मैं कह रहा हूँ बिजनेसमैन के रिफंड्स बड़े आपने सुने होंगे। छोटी एक बात सर रिफंड नहीं ले रहे हम। हाँ हमने जब टैक्स रिटर्न फाइल कर हाँ। हमारा टैक्स बन गया 35,000 रुपये मिसाल दे रहा हूँ। अब 35,000 में से कुछ मैंने टैक्स अदा कर दिए हैं, गाड़ी में दे दिया। लेते हुए पेट्रोल नहीं, यहाँ थोड़ा सा गलत, यहाँ थोड़ी सी मैं फ़र्क बताऊँ आपको। ये जो टैक्स हम समझ रहे तो नहीं हमें मिलेंगे या हमारे एडजस्ट होंगे, वो नहीं होते। वो होते हैं जो डायरेक्ट आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, यू फोन की से, मैं उस पर जो टैक्स है वो हम क्लेम करेंगे। ये नहीं कहेंगे मैं इसके बख्श में गया था, मैंने इतनी शॉपिंग की, उसको इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपकी यू फोन, आपकी गाड़ी का टोकन, ये इन में जो टैक्स आपने दिए हैं ना गवर्नमेंट को, वो आप अपने में, बिजनेसमैन तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। पता लगता है कि जी हर महीने उनको 5-5 हज़ार रुपया लेस्को में या 10-10 हज़ार रुपया दिया है, लाख रुपया तो कहते हैं टैक्स से मैंने दिया हुआ है, तो उनका चलान नहीं बन पाता। इसी वजह से कि वो लाख रुपये तो उन्होंने लेस्को में कटवा दिया, मोबाइल पे हैवी बिल होते हैं, फिर उनके नेट पे अच्छे बिल होते हैं, नेट पे जो आप लगा हुआ है वो एडजस्ट होते हैं, उनके करवाते हैं, क्योंकि हम अभी उस सैलरी उस रिटर्न में आए नहीं अभी। तो उस रिटर्न में आएंगे तो आप देखेंगे उसको तीन फायदे हैं। एक तो याद रखिएगा कि उसका जो मेन, मैंने 5 लाख रुपए महीना कमाया, मेरी होगी 60 लाख आमदनी, 60 लाख पे टैक्स बढ़ गया, तो 60 लाख पे नहीं टैक्स पड़ेगा। पहले वो कहेंगे भाई जो मैंने 60 कमाया है उसमें से मैंने जो खर्चे किए हैं, मुलाजिमों को तनख्वाह दिया है, किराया दिया है, बिजली का बिल दिया है, वो सारा निकलने के बाद नेट उसकी आमदनी आएगी। ग्रॉस आमदनी पर कभी भी टैक्स नहीं लगता, उसमें वो खर्चे बढ़ाई जाते हैं। वो कहते हैं ज़्यादा खर्चे करो, पेट्रोल पे इतना, फलां पर खर्चा कर करके वो अमाउंट ही रिड्यूस हो जाती है, वो भी होती हैं वो। अगर क्योंकि इसमें बहुत सारी, इतना वास्ट टॉपिक है कि आप तस्वर नहीं है कि आपने वो अलग इश्यूज़ हैं कि आप सेल टैक्स में कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, इनपुट क्या डाल रहे हैं, आउटपुट डालने के लिए हम, जैसे उन्होंने कहा कि हम लिखते ही नहीं है, सीधे नहीं बनाते, कैश मूव ही नहीं देते, तो अब क्या पता कि वो ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं हुई है। कौन नहीं था प्रॉपर्टी खरीद रही है, बेच रहे होते हैं, जो सेलेट बनता है, वहाँ जो महंगी प्रॉपर्टी होती है उसका तो रिफंड भी काफ़ी ज़्यादा 1.5-2 लाख सपोज बन जाए, तो वो मिल सकता है वापस। देखिए आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक सैलरी वाला आदमी उस वर्सेस टैक्स दे रहा है जिसके एवज उसने एक प्रॉपर्टी ली है। अगर तो वो बिजनेसमैन है तो वो तो एडजस्ट करता है, वो एडजस्ट करता है, लेकिन सैलरी वाला जो है उसको, क्योंकि उसके बस वो प्रॉपर्टी ले चुका होता है, तो वो क्या लेगा, वो तो आपका ड्यू था फॉर दिस प्रॉपर्टी। ये तो वो है जो आपने एक सिम ली थी, उसमें मोबाइल पे एडजस्ट, असल में ये छोटे छोटे बिजली के बिल इन्होंने मौका दिया है कि इसको आपके जो इवन किराया आपका आ रहा है, किराए पे आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। मैं रेंटल इनकम है मेरी, मैं एक रेंटल इनकम ले रहा हूँ,
मेरा 12 लाख रुपया किराया आता है, उसमें मैं प्रॉपर्टी टैक्स का जो टैक्स दे रहा हूँ वो माइनस हो जाएगा उस इनकम में से, टैक्स में से नहीं कि मैंने एक्साइज को दी। वो भी हम खोलेंगे अभी, उसको भी हम करके दिखाएंगे आपको। पहला हम टॉपिक कर लेते हैं, फिर दूसरे टॉपिक में आते हैं ना, फिर आपको हम प्लीज़। सर उसमें ये पूछ रहा था, प्रॉपर्टी खरीदते हुए जो एडवांस टैक्स कटता है वो एडजस्टेबल नहीं होता? एडजस्टेबल नहीं होता, एक 40% कर लिए जिसका आप कर रहे हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो आप उधर क्लेम उठा लेते हैं, उधर एडजस्ट कर लेते हैं। रिफंड कभी सुना ही नहीं होगा आपने कि वो रिफंड आपको मिले। वो कहते हैं हमने प्रॉपर्टी ले ली है तो अब आपको रिफंड नहीं मिलता, कैश रिफंड या एडजस्टेबल्स में नहीं आता। नहीं, पर वो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बदले आपने प्रॉपर्टी तो ली होती है ना, अगर वो आपको रिफंड कैश में नहीं देंगे, नहीं एडजस्टेबल करा लिया, एडजस्टेबल पिछले साल में करा लिया, आपको दिखाएंगे अभी ना। आप किसी अगली रिटर्न में अगली चीज़ में कर दो सर। पर्सन के लिए ऐसा कोई चीज है, रेमेडी मौजूद है कि जब वो प्रॉपर्टी परचेज करे, चीज जिस तरह बिजली का बिल दे रहा है उससे पहले ही वो पे ही ना करे वो टैक्स? वही तो रोना है उनका कि उनका तो काट लेते ना, अगले साल उनका नहीं कटवाएं तो वो एडजस्ट करवा लें। हम अगले टॉपिक पे इस पे आए हैं, 30 पे। मेरे ख्याल में इसको मैंने कंप्लीट कर लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा जी, अब हम अगला लिखा हुआ है प्रॉपर्टी जिसकी बात हो रही है। इसमें जो किसी को किराया मिल रहा है ना साल का, अब ये हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा रेंट रिसीव्ड, ठीक है, रिसीवेबल, यहाँ आप किसी का किराया देते हैं तो वो आप यहाँ उसका किराया दे देते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो आपको कहेगा कि आपकी ये नेट नहीं है अमाउंट, जो मुझे किराया मिला मैंने इसको जैसे ही दिया तो उसने कहा ये आपकी नेट नहीं है, ये वर्किंग करके दे रहा है, कैलकुलेट करके दे रहा है कि भाई तुम इसमें इसको कम कर लो। वो कर देगा कि कुछ इसमें से कि अब खुद ही कैलकुलेशन करके बता दिया कि आपको और सबसे बड़ी बात यह है कि कैलकुलेशन आपने खुद ही करनी, ये आपको कैलकुलेशन करके देगा, आपका चलान बना के देगा, आपको दूसरी चीज़ें करके देगा। ये देखें जी, उसने खुद कह दिया कि डिडक्शन आपके सामने आ गई, 1,33,000 रुपया उसने खुद डिडक्शन कर दिया कि 1/5 ऑफ बिल्डिंग रिपेयर्स वगैरह के लिए काट लें आप। और इसमें से एक चीज़ आप, यही मैंने आपको कहा कि यहाँ आप प्रॉपर्टी टैक्स दे सकते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी टैक्स जो दिया था साल में वो आप इसमें से माइनस करवा सकते हैं। आपके घर में अपने किराए पे जो जगह दी हुई थी कमर्शियल, उस पर आपको 30,000 रुपये टैक्स आया था, ये आपने खुद एंट्री करनी, क्योंकि उनको क्या पता आपने कितना प्रॉपर्टी टैक्स दिया है, वो आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर इस मामले में कोई लिटिगेशन या कोई लीगल सर्विसेज ली हैं किसी से, वो माइनस कर सकते हैं। फिर आप एक आदमी रखा हुआ है, इसको किराए लाने के लिए मुंशी रखा हुआ है, कोई आदमी रखा हुआ है, वो जाके किराए लेता है, तो आप उसका भी दे सकते हैं कि जी उसका मैं दे रहा हूँ 3,000 रुपये महीना, 36,000 रुपये मैं उसको दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप ऐड करके फिर बताएंगे कि मेरी रेंटल इनकम क्या है। कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? किसी आदमी ने किराए पे जो जगह दी है उस पर आप पूरा किराया जो लिया है वो आप लिख देंगे, और उसके बाद आप कह देंगे कि कुछ 1/5 खुद काट बता देगा कि आपका बनता है। उसमें से अगर आपने दिए हैं लीगल सर्विसेज तो वो क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा आपने जो किराए लाने के लिए बंदा भेजा है तो फिर उसका जो खर्चा है वो आप निकाल सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी टैक्स आपने दिया है वो निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो टैक्स बनेगा वो आपका टैक्स, यहाँ वही मैंने बताया था, कंपटीशन में पढ़ा हो। यानी हमने ये देखा कि प्रॉपर्टी के मैटर्स में आपने टोटल किराया से पूछ लेना है और डिडक्शन दे देनी है। उसके बाद जो टैक्स बनेगा उसका चलान बन जाएगा, वो पे कर देगा, और फिर वही बात जो उसने सेलमेंट टैक्स दिया वो उसका फिर उसमें से माइनस हो जाएगा। बेस उसके नाम पे अगर है इंटरनेट वो माइनस हो जाएगा। इस तरह की जो जो चीज़ों में उसने पे किए में टैक्सेस, यहाँ उसको फ़ायदा होगा कि वो उसके एडजस्ट हो जाएंगे। और अगर उसने किराए पे टैक्स दिया हुआ है तो वो भी खाना है उसमें आप लिख के, वो भी अगर आपके किराएदार ने पैसे काटे हैं किराए के, जमा कराया आपकी बिना पे, तो वो उसके पैसे भी आप वहाँ से कर लेंगे। अगला जो हमारा चीज़ें हैं जो हम ज़ुबानी भी बात कर सकते हैं कि जिसकी मैंने बात अभी स्टार्ट भी की थी कि एक आदमी है वो
10 लाख रुपए का माल खरीदता है, 10 लाख की उसने शॉपिंग कर ली। ये माइक बंद होकर बज रही है, हाँ? मैं ट्राई करता हूँ मेरी आवाज़ जाए। एक आदमी ने महीने में, उसके पास 10 लाख था, उसने 10 लाख रुपए का माल खरीदा। 10 लाख का खरीदने के बाद उसने कारोबार किया और उसमें से 6 लाख का माल बिक गया। 6 लाख का पहले महीने बिक गया और उसमें इसको 2 लाख प्रॉफिट हो गया। अब उसके पास 2 लाख जो प्रॉफिट हुआ खर्चे निकाल के, तो अगले महीने वो 2 लाख को फिर ऐड करेगा। यानी एक आदमी की इन्वेस्टमेंट 10 लाख थी, लेकिन साल बाद लगेगा कि उसने करोड़ का काम कर लिया। वो क्योंकि बार बार से परचेज कर रहा है, बेचता है फिर खरीदता है, बेचता है फिर खरीदता है। और वो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बता रही है यार ये तो हर दफा इसकी इनकम जो है करोड़ रुपए में जा रही है। इसका तो लगाया इसने 10 लाख था, ये बातें कर रहा है करोड़ की। वो इसलिए कर रहा है कि वो पैसा देता है, यूज करता है, उसे प्रॉफिट लेता है, फिर परचेज कर लेता है, फिर परचेज कर लेता है, फिर परचेज कर लेता है। लेकिन उसका जो स्टॉक या वो चीज़ है आपकी सर्कल कर रही है चीज़ें। जैसे मैंने गाड़ी खरीदने के बाद मैंने उस गाड़ी को बेच दिया, 2 लाख प्रॉफिट मिला, मैंने अगली गाड़ी खरीद ली और फिर 3 लाख रुपये जो प्रॉफिट हुआ। अब वैसे FBR को नज़र आएगा इसने पहले 20 लाख की गाड़ी खरीदी, अब ये 25 लाख की खरीद रहा है, फिर ये 30 लाख की खरीद रहा है। वो सोचेंगे, ये नहीं सोच रहे कि एक आदमी एक गाड़ी खरीदने के बाद प्रॉफिट के बाद उस गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करता है और अगली गाड़ी पे जा रहा है, फिर ले रहा है। उनको नजर आएगा जी 1 करोड़ रुपया इसके पास कहाँ से आ गया। फिर आपने एक्सप्लेन करना है भाई ये खरीदा था इस तारीख को बेची थी और ये पैसे में से 2 लाख बचा था इसको सिर्फ, और फिर इसने री इन्वेस्टमेंट की हुई है। असल नोटिस के जवाब में देना, लेकिन वहां मेंशन करना है कि मैंने ये गाड़ी बेची। रिटर्न में हमारे जहन में होता है क्या लिखने की जरूरत है, आपने बताना है कि पहली गाड़ी में अगर आपको 2 लाख मुनाफा हुआ आप कहते हैं 50,000 हुआ है, वहां तो नहीं आपको पूछ सकता ना। लेकिन मेंशन करें कि गाड़ी नंबर फलां मैंने खरीदी और सेम ईयर बेच दी, डिस्पोज ऑफ कर दी। ये गाड़ी नंबर 2 खरीदी, सेम ईयर कर दी आफ्टर उसको सेल करने के बाद। यानी कोई बात उसको छुपानी नहीं है कि मैंने ये प्रॉपर्टी ली ही नहीं। ये नहीं शो करना कि मैं, उनके पास सारा डाटा आ जाना है कि 4 गाड़ियां इनकी ट्रांजैक्शन में हुई हैं, 4 दफ़ा ये ट्रांजैक्शन इनकी हुई है। मुझे नहीं पता ये लाइट कितनी देर के लिए जाती है यहाँ, क्योंकि मेरा जी हाँ। अच्छा, तीसरा ये याद रखिएगा कि आज हमारे पास ओवरसीज़ वाले आते हैं आपके पास क्लाइंट, और ओवरसीज़ वाले की रिटर्न सबसे आसान होती है, क्योंकि ओवरसीज़ वाले की इनकम पाकिस्तान में आपने लिखनी है। अगर है वो क्या इनकम होगी पाकिस्तान में, कोई अंदाज़ा देगा मुझे किसी ओवरसीज़ की इनकम पाकिस्तान में क्या हो सकती है? जिंदा पहली बात कि रेंटल इनकम हो सकती है। दूसरा क्या बताया? हाँ, तीसरा ये इंपॉर्टेंट कि उसने एक अकाउंट या खोला हुआ है, हाँ, बैंक में कोई पैसे रखे हुए हैं और उसका प्रॉफिट आ रहा है और उसकी बिना पर उसकी इनकम पाकिस्तान में आ रही है, तो वो टैक्सेबल है। जो चीज़ उसको पाकिस्तान में उसने इनकम ली है, किसी आदमी ने इनकम ली है, तो इनकम टैक्स रिटर्न में वो डिक्लेयर होगी। वो जो इसने जिसके पास वाले साहब ने गिफ्ट की, भाई ने गिफ्ट की, कोई चीज़ उसके पास एज ए इनहेरिटेंस पड़ी है, आपके क्लाइंट है उसके पास इनहेरिटेंस पड़ी है, वो वेल्थ में आएगी, वो इनकम टैक्स रिटर्न का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसमें आपने कमाया नहीं है, प्रॉफिट नहीं हुआ। इनकम टैक्स में इनकम वर्ड है, इनकम कहीं से किसी सोर्स से आ रहा है, आपने कोई भी सोर्स से इनकम ली, प्राइस बॉन्ड निकला है, इनकम हो गई आपकी, वो भी आप इनकम टैक्स डिक्लेयर बताएंगे कि जी मेरा ये प्राइस बॉन्ड इतनी मालियत का निकला है, मेरी लॉटरी निकली है, मैंने ये चीज़ टैक्स रिटर्न में आएगी। हमारी 2 मेन चीज़ें हैं, एक को हमने देख लिया कि ये चलाते इतने दिन का घर है, आज तक कभी ऐसे और ये चीज़ भी ऐसी है कि डट की। अच्छा, मैं जितनी देर तक ऑन हो रहा है, हमने एक चीज़ इस दफ़ा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आज मैं दिखाने के लिए उसको सैंपल भी लाया हूँ। जो आप में से टॉपर है, अगर आज हमें बताता है कि कौन टॉपर है, तो उसको हम उसके लिए एक जस्टिस लेडी मैं अपनी तरफ से गिफ्ट लाया हूँ।
जो आप सब में से यूनिवर्सिटी में जिसने टॉप किया था और वो सबूत देते थे जिशान साहब को, तो उसके लिए हमारे पास जस्टिस लेडी है। तो सबको पता होता है कौन टॉपर है आप लोगों का, आप लोग भी गवाह होते हैं और उसका आपने बताना है। तो अब जस्टिस लेडी जो है उसके लिए यहाँ पड़ी हुई है। दूसरा, जो इसके बाद हमने एक टाइम रखेंगे, जिशान साहब रिक्वेस्ट करेंगे, एक हम छोटा सा टेस्ट लेंगे, जो उसमें टॉप करेगा उसको मेडल भी देंगे और एक अवार्ड भी देंगे। इसी तरीके से उसमें 2 लोग कैटेगरी होगी। जब आज हम बात करें यही पूछेंगे और कोई ऐसी खास चीज़ नहीं होगी। छोटा सा आपके पास पेपर होगा, उसमें आपने टिक करने हैं, लंबे लंबे कोई मजमून नहीं लिखने होते कि ये मैंने जो बताया था सैलरी का टैक्स फलां चीज़ बताई थी, वो तरह की चीज़ें होंगी, आप उसका टिक कर देंगे और उस पर जो टॉप करेगा उसको हमने मेरी तरफ से अवार्ड होगा। फिर हमने जो उसमें अवार्ड हमने लिखा है, तो इस तरह ये मैंने पहले ट्रेडमार्क की एक दफ़ा ट्रेनिंग कराई थी 7 डेज़ की, उसमें जिन्होंने टॉप किया था उनको हाई कोर्ट के जज साहब से हमने अवार्ड दिलवाया था। वो मेडल किसी को मिले, किसी को वो मिले। तो हम कोशिश करेंगे किसी अच्छे हमारे जो दोस्त हैं एक ATIR में, जो आपको पता है टैक्स की सबसे बड़ी कोर्ट है हाई कोर्ट से पहले, तो उनके जज से आपको अवार्ड दिलवाऊंगा मोहसिन विक साहब से। तो वो आपको करेंगे कॉमिडेट कि आपको वहाँ बुला के एजाज़ देंगे। ये तकरीबन 7 अवार्ड हैं आपके डिफरेंट कैटेगरी में, जिशान साहब आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जी एक टाइटल दें आप लोगों को कि मैं आई नो टैक्स। तो वो इंशाल्लाह कोशिश करें कि आप जिस दिन टैक्स आपका होगा, छोटा सा टेस्ट है, कोई लंबा चौड़ा टेस्ट नहीं होगा, नकल ना मारिएगा ताकि अपनी पोजीशन आप ख़राब कर लेंगे। तो उस दिन पेपर आपको देंगे, आप आराम से बैठ के, और मेरे ख्याल 15 मिनट चाहिए होंगे। किसी आखिरी लेक्चर जो होगा उस दिन मैं आ जाऊँगा और वो पेपर देंगे और आपको अवार्ड जो हैं नवाज देंगे। कल आखिरी है तो कल ही कर लूँगा, मेरा क्या मत इशू है। तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये तो। आज की अटेंडेंस हमें स्पेशल चाहिए होगी, क्योंकि आज की अटेंडेंस प्लीज़ उसको ज़रूर रखिएगा, कोई मिस ना करें। सैलरी रिटर्न फाइल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सिर्फ हाथ खड़ा करके बताएगा कोई, वैसे ही गपशप लगाते हैं जब तक ये ठीक। जो हाथ आज ही बताएं। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो हम लॉगिन की बात करें, मैं कह रहा हूँ टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया तो मैंने पेपर आगे रखा है, तो क्या क्या नोट करूँगा, पहले वो बात करूँगा। सैलरी स्लिप में से क्या चीज़ हम निकालेंगे, और किसी के ध्यान में टैक्स सर्टिफिकेट में क्या 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 देखेंगे, आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, टैक्स सर्टिफिकेट में क्या निकालेंगे, उसमें से क्या हमने नोट करना है। साथ उसकी पहले टोटल ग्रॉस सैलरी लेंगे कि साल में उसको क्या सैलरी मिली और उसमें टैक्स। जी सर, वो जो बना के थे ना सर्टिफिकेट, उसमें एक एक चीज़ सर्टिफिकेट आपको गाइड करता है। देखिए, आपकी बेसिक पे से टैक्स नहीं होता, क्योंकि बेसिक तो बहुत कम होती है, तो वो आपके कुछ अलाउंसेस को 2 एग्जाम्प्ट होते हैं टीचर्स के, उसके अलावा वो तमाम चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। इसलिए वो बना के आपको सर्टिफिकेट इसलिए मांगते हैं कि आपको पता लगता है कि वो किन की चीज़ें एग्जम्प्टेड हैं। अगर किसी ने स्पेशल कोई एग्जम्पशन मिली हुई है तो उस पर आप उसको माइनस कर देते हैं, वो एग्जम्पशन लिखा हुआ ही होता है। अच्छा, ये आप लोग तादिया आप बताएंगे मुझे कि कहाँ कहाँ एंट्रियाँ होती हैं फीमेल्स में से, मैं चाहूँगा। हाँ, कोई फीमेल बताएगी कि एंट्रियाँ कितने कौन कौन से पेज पे होती हैं, कितनी जगहों पे होती है, टैक्स रिटर्न में कितनी जगहों पे एंट्रियाँ होती हैं। थोड़ी सी आवाज़ में माइक में नहीं। अच्छा, मैं ना सवाल करता हूँ मुख्तसर, तो मैं चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ सैलरी के लिए सिर्फ, बाकी तो अभी बैंक हो गया, मोबाइल हो गया, वो तो लंबा है ना। सैलरी रिटर्न से हमने पूछा कि सैलरी सर्टिफिकेट से 2 इन्फॉर्मेशन उठाते हैं। एक हम उठाते हैं कि उसकी टोटल सैलरी कितनी थी, एक उसका टैक्स कितना था। हमने 2 इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन हम कहाँ लिखते हैं,
हाँ एडजस्टेबल्स में करते हैं हम वर्ड्स को अगर और स्टैब्लिश कर लें, एक एडजस्टेबल्स में करते हैं 149 में, और दूसरी जो है हम सैलरी के, जैसे उन्होंने बताया कि फर्स्ट पेज में जो हमारी सैलरी का खाना है। अब हम आगे जी, अब हम ये आ रहे हैं क्लोजिंग की तरफ। अभी तक सिर्फ एक मैं कोशिश करते हैं आपको ना, इसके बाद एक बिजनेस की, ये देखिए जी आपका काम है एडजस्टेबल्स टैक्स, एक आपकी एंट्रियां हैं एडजस्टेबल्स में। जो सीखना चाहते हैं सिर्फ वो रहें, जो नहीं सीखना चाहते हैं अटेंडेंस के लिए आए हुए हैं उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। जो सीखना चाहते हैं सिर्फ वो रहें, जो नहीं सीखना चाहते सिर्फ बाकी वो चले गए ना? अटेंडेंस के लिए आए हुए हैं उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। प्लीज लीव द हॉल, शोर मत करें। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए आए हैं तो बराए मेहरबानी चले जाएं, आपकी अटेंडेंस यार इस रूटीन ये है। जो सीखना चाहते हैं उनको बराए मेहरबानी सीखने दें। वो मैं कर दूंगा। जी हम बात कर रहे हैं कि अब ओवरव्यू करते हैं। हमने बात कर ली एम्प्लॉई की, हमने बात कर ली एम्प्लॉयमेंट की, सैलरी की, फिर हमने कर ली प्रॉपर्टी की, फिर हमने बात करें बिजनेस की। सबसे सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जब हम बिजनेस में आते हैं तो मैन्युफैक्चरर होगा या ट्रेडर होगा, और तीसरा वो होगा जो हम हैं, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें देखनी है वो ये है कि आपने एंट्रियां कहाँ करनी है। हम देखते हैं कि जी इसने ग्रॉस कितना कमाया। अब ये ग्रॉस क्या है? ग्रॉस वो है जो उसको टोटल रकम आई। हमने कह दिया जी उसने 12 लाख रुपया, वो थोड़ा ही है, 2 लाख तो तुम्हें कहते हैं 24 लाख रुपया उसने कमा लिया, आपने ग्रॉस में लिख देना है। उसके बाद आप वो कहता है जी आपने नेट परचेजेस कितनी की, आपने बताना है कि जी उसने 6 लाख रुपए की परचेज किया था सामान। और मैंने से पहले आपको कहा था, जब लाइट गई हुई थी, कि वो उसको सर्कल करता रहेगा। 2 लाख लिया, फिर उसमें कमाया, फिर 2 लाख किया, साल बाद बता रहा है ना। अब तो माल 6 लाख का था, तो उसके बाद पिछला कितना माल आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक कितने हैं, वो भी कुछ 6 लाख का था। उसके बाद 6 लाख का इस दफा का माल था, लिया 6 लाख, उसका प्रीवियस स्टॉक दुकान में जो पड़ा हुआ था वो किया, 12 लाख रुपया आपने उसको बता दिया कि जी 12 लाख तो इसका वैसे आ गया। और इसको जब कैलकुलेट किया तो इधर उसने आपको बता दिया कि जी आपका खुद ही पता लग रहा है कि 12 लाख रुपए पे टैक्स बनेगा। आपने कहा नहीं भाई, अभी हमने खर्चे भी किए हैं, क्या एक्सपेंडिचर किए हैं, मैंने दुकान का किराया दिया है। पेज नंबर इधर ही मैन्युफैक्चरिंग से 30 नंबर पे मैं आ गया, मैंने कहा मेरे खर्चे भी हैं। ओके, क्या खर्चे हैं जी? मेरा रेंट है, साल का लिखना है, महीने का नहीं। मैंने रेंट दिया है, मैंने तो रेंट दिया है फर्ज माल, मैंने 6 लाख रुपए दे दिया है, 5 लाख दे दिया है, जो भी अमाउंट है मैं यहाँ लिख दूंगा। उसके बाद मैंने कोई टैक्स पे किया हुआ है तो हम यहाँ क्लेम कर लेंगे, अगर नहीं किया हुआ तो छोड़ेंगे। मुलाजिम मैंने रखे हुए हैं, मैंने कितने मुलाजिम रखे हुए हैं, हर मुलाजिम को 40,000 देना पड़ेगा। एक अगर मुलाजिम रखा है तो मैंने एक छोटे स्केल पे बंदे को बुलाया है, तो आप यहाँ कहेंगे जी उसकी सैलरी है, और 40,000 रुपये के हिसाब से आप कह देंगे जी 4,80,000 तो मैंने सैलरी दे दी थी। फिर आपने कहा जी उस पर जो व्हीकल कन्वेंस फलां यूज़ हुआ, ट्रैवलिंग की कोई चीज़ खर्च, गाड़ी पे आता है वो बिजनेसमैन, वो गाड़ी पे फैक्ट्री आ रहा है, शॉप पे आ रहा है, दूसरी चीज़ें उसमें गाड़ी ख़राब हो जाती है, मेंटेनेंस देता है, मुख्तलिफ़ किस्म के खर्चे गाड़ियों के जो हैं वो आप बताएगा। उसकी गाड़ी है कि उसने रिटर्न में गाड़ी डाली है, तो अगर उसकी गाड़ी नहीं है तो फिर वो किस बात का डालेगा, फिर वो उसकी कन्वेंस आ जाएगा। मैं यूबर पे आता हूँ, सर इसके अंदर जो हमने सैलरी या वेजेस दिलाई हुई है ये मुलाजिम को देते हैं अपनी दुकान। क्या सर ये वो उसको मान लेगा कि इतने ही होंगे जो बंदे को दिए हैं? क्योंकि उनको इससे कोई गर्ज नहीं है ना। आपके ये हो सकता है कि आप एक जगह पे कह रहे हो मेरे 5 मुलाजिम है, सैलरी आप एक ही दिखा रहे हो, वहाँ तो ये खर्चा तो आपके बेनिफिट में है, आपका टैक्स खत्म हो रहा है, मैं बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ाई का फायदा है। मानेगा इस चीज को? क्यों नहीं मानेगा? ये खर्चे वो हैं, और जो जिस तरह के हम लिख रहे हैं यहाँ तो स्टेट आनी है। एविडेंस तो ही मांग सकता है इसके ऊपर।
मांगना भी चाहेगा तो कोई वो उसने ही देनी है ना। आपका फैक्ट्री में सोशल सिक्योरिटी रजिस्टर्ड है, दूसरी जगह रजिस्टर्ड है, 4 जगहों से इंफॉर्मेशन उसको मिलनी है कि इनके पास मुलाजिम कितने हैं, वो लिखेगा। बिजनेसमैन आपसे नहीं कहेगा मेरे मुलाजिम कम लिखो, कोई भी बिजनेस का आदमी नहीं चाहेगा, वो कहेगा मेरे खर्चे ज़्यादा हों ताकि मुझे टैक्स ना पड़े, देना ही ना पड़े, 0-0 हो जाऊँ। बिजनेसमैन कभी भी नहीं चाहेगा बराबर कर दो। मैं बंदे को 20,000 दे रहा हूँ, मैं 40,000 लिख देता हूँ, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 50,000 लिख दे तो कोई पूछेगा नहीं। आप कम लिखेंगे फंस जाएंगे। 20,000 क्यों दे रहे हो भाई? इलीगल है। मिनिमम सैलरी 37,000 का है तो आप कैसे भी दे सकते हैं? अब 40,000 हो गई, अब 40,000 से कम कैसे दे सकते हैं? लोग तो देते हैं 15,000, लिखते हैं 40,000। तो वो यहाँ ज़्यादा लिखते हैं, फिर आपके पर छोड़ देते हैं, ओ यार आप ही बना लो डाटा, आप ही लिख लो। तो आप कहते हैं जी 10,000 रुपये साल का लगता है, 1,20,000। अब जितना आप लिखते जा रहे हो उसका टैक्स कम होता जा रहा है, क्योंकि एक जी अगर आपने उसको बैंक से पे किया है तो जब आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है एविडेंस, तो आप उसको कैसे प्रूफ अप करते देखिए, मैंने अभी थोड़ी सी पहले बताया कि तनख्वाह, दूसरी चीज़ें, तीसरी चीज़ें, चौथी चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट में क्या चीज़ आती है, क्या क्या चीज़ें आती हैं जिससे आप डर रहे हैं? आपने जिसको ट्रांसफर किया है उसका नाम बायोडेटा तो आता है। 90% आपके 90% लोग कैश दे देते हैं, बैंक की ट्रांजैक्शन देते ही नहीं ताकि वो अपनी कहीं क्लेम करेगा मुझे तनख्वाह मिल रही है। 20,000 वाले को, 15,000 वाले को, 30,000 वाले को, जो इसकी तनख्वाह कम होती है वो कैश ही पकड़ाते हैं, उसको इस हेड में पहुंचाते ही नहीं है, तभी देते हैं जब वो, इसलिए कहते हैं ना कि अंडर इनवाइसिंग भी काम हो रहा होता है। क्या ये मेरा ख्याल ठीक है कि एफबीआर वाले इनकम वाले जो छोटे लेवल को इतना चेक भी नहीं करते ना, जरूरत भी नहीं है उनको चेक करने की। जो करोड़ों वाले हैं उनको करें, कुछ फायदा भी हो, इन बेचारों को क्या, दुकानदारों को करें। 24 लाख रुपए जिस बेचारे ने साल में काम किया और उसमें से उसने देना ही टैक्स 6 लाख, अभी 6 लाख रह जाएगा, वो कहेगा मेरा टैक्स तो बराबर हो गया। और अभी जो ज़्यादा होशियार होगा वो कहेगा बिजली के बिल पे मेरा 30,000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स चला गया, मेरा तो बराबर ही हुआ, तो कि मेरा 30,000 देना है, 40,000 देना है, मेरा साल पे भी गिर गया। अगर आप कैश में देते हो तो वो अथॉरिटी जो वो ये भी नहीं करेगी कि भाई ये टैक्स एवेजन कर रहा है, क्योंकि नहीं नहीं, वो आपको परमिशन है ना, आपको जो परमिशन है कि आप कैश में दो या उसमें दो, या आपने बिजली का बिल लिख लेना है। अच्छा ये देखिए ना, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आपने 2 जगह पे एंट्री करनी है इसकी, एक इधर एंट्री करनी है, एक उधर बताना है जब टैक्स क्लेम करने लगे। ये तो खर्चे बता रहे हैं, वो एग्जैक्ट बिल की बताने हैं, अभी फर्जी नहीं बता देना। अगर गैस लगी तो लिखेंगे, पानी है तो लिखेंगे, वरना आप इलेक्ट्रिसिटी का लिख देंगे कि पूरे साल में कितना बिल, 10,000 रुपये आ रहा है, 30,000 आ रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई बाई 12 या उसका पूरा लिखा होता है टोटल बिल, पूरे साल का डाटा आप देखें मौजूद होता है। और उससे आप मंगवाएंगे ना जुलाई का बिल, तो उसमें लिखा होगा कि टोटल इतना टैक्स था और इतना उसने कंज्यूम किया। इसलिए यहाँ 2 लाख रुपए मैंने अभी डाल दिया, ये एंट्री देगा। फिर वो कहेगा मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल पे जितने उसे खर्चे, ये सेम लिखना है आगे भी एडजस्टेबल्स में, फाइनल्स में, यहाँ लिख दिया। फिर आपकी जो दुकान है उसमें रिपेयर वगैरह हो रही है, फर्ज में आजकल पैकेज चल रहे होते हैं, 3,000 रुपये लगा लेते हैं, 3,000 रुपये महीना, 36,000 कर लेते हैं। ये उसके बिजनेसमैन के खर्चे लगा रहा हूँ, मेंटेन, इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गई, ये हो गया, यूपीएस ख़राब हो गया, फलां हो गया, जो उसकी खराबी में लगा, जोड़ा मर्जी, जितना मर्जी लिख लें। स्टेशनरी जो आती है जो दुकान के लिए, काम के मुताबिक कितनी स्टेशनरी यूज़ होती है उसको लगा लें। ज़्यादा वाली जगह है तो ज़्यादा लगेगी, अगर कम वाली जगह है तो कम लगेगी। फोटोकॉपीज़ के पेपर, हम लॉयर्स के लिए कितना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, पब्लिसिटी कर रहा है, उसका खर्चा लगा लें। अगर करता है, नहीं करता ना लिखें। कोई 3 लाख करता है, कोई 2 लाख करता है, कोई अपने ब्रांड के मुताबिक करता है क्या कौन सा कारोबार। इंश्योरेंस हमारे यहाँ करवाता नहीं है, तो कितना दे रहा है लॉयर को, 25,000 रुपये दे रहा है, 24,000 रुपये रिटर्न का दे रहा है, अगर ज़्यादा है तो 2 लाख भी दे रहा है। उसके बाद ये आपकी एक ऐसा खाना आ जाएगा जहाँ आपके मेन आ जाएगा कि जो भी इसके अलावा है रेलिवेंट वो आप लिख दें, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वो यहाँ आपके पास कैसा रहेगा जी, जो आपको खर्चे याद नहीं, चाय पिलाई, फलां किया, ये किया, वो किया, आप इसमें 2 लाख रुपए लिख दिया। ये चीज़ें आपका पूरा खर्चा बन गया। आप देखें अब रह कितने गई अमाउंट, 20 लाख तो उसमें हमने खर्चा डाल दिया। अब क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे, हम कहेंगे यार ये तो 8 लाख रुपया माइनस लॉस में चला गया, ऐसे इनकम डालो।
आपने यहाँ ग्रॉस जो लिखी थी, आप कहेंगे इसमें 35 36 कर लें, यानी गुशाइश खर्चे के बाद बताई गई कि आपने इनकम उसको कितनी बढ़ा लेनी है, ग्रॉस कितना बढ़ा लेना है, और इधर से आप ये भी बढ़ा लें, आपकी मर्जी है, इसका और बढ़ा दें, 40 लाख कर दें, 45 लाख कर दें, अब आपकी मर्जी है। उसके खर्चे लगाने के बाद उसको कुशन दे दें। जब हम इसके अंदर चेंजिंग्स कर रहे होते हैं, एक चीज लिख के फिर दोबारा जो मर्जी करो, ये पता ही नहीं किसी को। हाँ, सबमिट नहीं हुआ ना, ये तो खेल रहे हैं। ये उस बेचारी का तो, जिसका मैं बना रहा हूँ वो तो एक लॉयर है जिसकी रिटर्न में छेड़छाड़ कर रहा हूँ। मैं तो किसी की रिटर्न में छेड़छाड़ कर रहा हूँ ना, जिसने पिछले साल रिटर्न नहीं दी, जिसने पिछले साल रिटर्न नहीं दी, मैं तो उसमें छेड़छाड़ कर रहा हूँ। जब मैं किसी की रिटर्न खोल के बैठा हूँ और उसमें आप लोगों को दिखाने के लिए, ये अभी मैं सब ख़त्म कर दूंगा। आपने कहा जी ये मैं 12 लाख, और यहाँ कहते हैं माल तो नहीं इतना, माल बढ़ा दो। यानी मैंने कहा आपको ये बताने के लिए किया कि हम पहले खर्चे देखते हैं और बाद में इनकम की तरफ जा सकते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे पूछ लें। ये 2 पेजेस हैं जिसमें आपने डिक्लेयर करना है कि इसने कितना कमाया और 9,64,000 रुपया उसका बन गया। आपने कम करना है, खर्चा कम कर दो, टैक्स बढ़ाना है, वो आपकी वो कर दो। आप कहते नहीं यार इसको और कम रिड्यूस कर दे, तो आप माल कह दें मैंने 8 लाख कमा लिया। अब उसकी मर्जी पर आप कर रहे हैं सारा कुछ, उसकी मर्जी। आप उसने जितना टैक्स आपको कहा 7,64,000 रुपया टैक्स, जिसमें उसने मुलाजिमों को भी दिए, ये भी दिया, कमाया भी 45 लाख, 4 लाख रुपए के करीब, 3.5 लाख के करीब उसको महीना आया भी, उसने डिक्लेयर भी किया। तो ये सिर्फ इनकी रिटर्न बनाते हुए आप लोग उनको क्वेश्चन दे देते हैं, उनको नहीं दे पाते जो सैलरी वाले जिनकी कट जाती है, जो आपको वो कहता है इतनी की बना दो। अब आप देखें, ये इसने आपको इस पर कंपटीशन में आके जो आप देखेंगे तो आपको कह दिया कि आपका टैक्स इस पर कितना बन गया, वो कह रहा है 24,600। अब ये आप इलेक्ट्रिसिटी बिल डालेंगे, मोबाइल डालेंगे और ये टैक्स वैसे ही फारिग हो जाएगा। लेकिन मैं इनको कहता हूँ बिजनेसमैन को, तो 2,000 का चलान जमा करा दो, 3 का करा दो, 4 का करा दो, 500 रुपये महीना साइड पे रखते जाओ। ठीक है, तुमने टैक्स बिजली पे बहुत दिया, तुमने फलां चीज़ पे बहुत दिया, लेकिन तुम 1,000 रुपये महीना भी रखोगे तो 12,000 का एक चलान बना दिया तुम। तो वो हम इसके बाद, अब ये काम तो आपने कर लिया, ये सिर्फ एंट्रियाँ हुई हैं। अभी आपने टैक्स उसने जो किए हैं उधर एंट्री डाली है। कहाँ कौन सी एंट्री डाली है? मैंने बिजली की एंट्री डाली है, मैंने मोबाइल की एंट्री डाली है, उसके गाड़ी के टोकन की एंट्री डाली है। वो एडजस्टेबल्स ये आपके अभी होने हैं, यहाँ आपने उसकी एंट्रियाँ डाली हैं और रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। कोशिश करें, आप लोगों का तो टाइम हो रहा है, जिसका शौक होगा तो उसको हम इसके बाद भी लाहौर चैम्बर में आना चाहे, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर डॉक्टर हॉस्पिटल के पास है, लाहौर चैम्बर उधर है, हाई कोर्ट में हम करवा रहे हैं, हाई कोर्ट बार में हम अरेंज कर रहे हैं। तो हम जिनको शौक होता है प्लीज़ मेरा नंबर ले लीजिएगा, बता देगा कि मैंने इस चीज़ को पढ़ना है। अब यहाँ इंटरनेट का भी लिखा हुआ है, एक प्लस का निशान है। नहीं, येलो कर रहा है महल में भी। बस आखिरी ये चीज़ें हैं, शील्ड कब तक देंगे? अभी वो पेंडिंग है, अभी तो आज मैं बच्चे लेट हो रहे हैं, बच्चे मेरे एक बच्चे को किसी को भी शील्ड दे देते हैं। टॉपर का पता मैंने पूछा था, कोई पता लगा था कि हम टॉपर की एक तस्वीर बनवा लें? कोई याद है आप लोगों में से कौन टॉपर है? लॉ कॉलेज का कोई टॉपर है हमारे पास बैठा हुआ? तो हम उसको एक शील्ड की तस्वीर तो बनाएं, बाद में उसको प्रिंट करके हम देंगे। नहीं वो नहीं, जानवर नंबर चाहिए, जानवर जिससे जो हमारे बारिफिकेशन कोर्स में आए हैं, जिन्होंने टॉप किया हुआ है, तो उसके लिए मेरी है। लेकिन आज नहीं तो फिर कल का दिन भी आप लोगों के पास है। जो टॉपर नहीं निकलेगा आप लोगों में से जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, मतलब नहीं आप लोग उसमें तो बड़ी, अब काफ़ी लोग मिसिंग भी हैं, चले भी गए हैं। तो आप कौन कौन से लॉ कॉलेजेस में मैं बताएंगे मुझे? मैं बारी बारी पूछता हूँ या आप लोग बताएंगे? आप लोग बताएंगे किस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी में हैं? अच्छा, काइजर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से लोग हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर,
यूनिवर्सिटी, अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। मेरे ख्याल मैं बोलता हूँ सर मुश्किल हो रही है। लाहौर यूसीपी लाहौर से कोई है? कोई नहीं आया यहाँ? चले वो आ ही गए उनके टीचर।